सोचिए, एक ऐसा घर जहां अब एक इंसान अपना खून पसीना एक करके अनाथ बच्चों को पाल रहा है और फिर भी उसी घर में उसे एक अपराधी जैसा महसूस कराया जाता है। हाँ, और मतलब ये सुनने में कोई पुरानी कहावत लग सकती है, पर असल में ये एक ऐसी सच्चाई है जो आज भी बहुत से घरों में बंद दरवाजों के पीछे कहीं ना कहीं घट रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज की इस डीप डाइव में हम इसी विषय पर बात करेंगे। हमारी चर्चा का केंद्र है मुंशी प्रेमचंद की बहुत ही मशहूर और कालजयी कहानी अलग योजना, जिसका मतलब होता है बंटवारा। और ये चर्चा बहुत जरूरी भी है, क्योंकि प्रेमचंद ने यहाँ सिर्फ किसी गांव का चित्रण नहीं किया है। उन्होंने मानव स्वभाव की उन परतों को खोला है जिन्हें हम अक्सर आदर्शों के पीछे छिपा देते हैं। हाँ, मतलब ये कोई सिर्फ संपत्ति के बंटवारे की बात नहीं है। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है कि कैसे एक ही छत के नीचे त्याग, अहंकार और आत्म सुरक्षा की भावनाएं टकराती हैं और एक मनोवैज्ञानिक युद्ध शुरू हो जाता है। एकदम सही। ये एक तरह की केस स्टडी है कि कैसे रिश्ते बनते हैं, टूटते हैं और फिर सबसे अजीब और अप्रत्याशित तरीकों से वापस जुड़ भी जाते हैं। तो चलिए स्रोत सामग्री में गहराई से उतरते हैं। शुरुआत में जो स्थिति हमारे सामने आती है वो एक बहुत ही भारी असंतुलन की तस्वीर दिखाती है। भोला महतो की मृत्यु हो चुकी है। हाँ, और पीछे छूट गया है उनका एक 10 साल का बेटा रघु, जो उनकी पहली पत्नी से था। और साथ ही घर में है भोला की दूसरी पत्नी, यानी रघु की सौतेली माँ पन्ना, जिसके अपने खुद के 4 छोटे बच्चे हैं। स्रोत बताता है कि भोला के जीते जी ही पन्ना रघु के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। मतलब बहुत ही अमानवीय व्यवहार। बिल्कुल। 10 साल का बच्चा गोबर उठा रहा है, बर्तन मांज रहा है, पर पिता के अंधे प्यार के कारण कोई उसकी सुध नहीं ले रहा है। और अब पिता के मरने के बाद पन्ना के मन में एक डर बैठ जाता है। वो डर कि रघु बड़ा होगा, अपनी पत्नी लाएगा और पूरे घर पर कब्जा कर लेगा। है ना? हाँ, बिल्कुल वही डर। लेकिन अगर हम उस समय के समाज को देखें ना, तो पन्ना का ये डर बहुत हद तक स्वाभाविक था। वो बहुत गहरी असुरक्षा में थी। उसके पति के रूप में जो सत्ता का केंद्र था वो अब खत्म हो चुका था। सही बात है। और अब उसे लग रहा था कि शक्ति रघु के पास चली जाएगी। तो वो जो ताने मारती थी वो असल में उसका एक रक्षात्मक आवरण था। वो खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मैं आपको सच बताऊं तो मुझे यहाँ रघु का जो व्यवहार है वो थोड़ी बेवकूफ़ी या कहूँ तो कायरता लगा। मतलब वो इतना सब सहकर भी घर छोड़कर जाता नहीं है। अच्छा, आपको कायरता लगी? हाँ, मतलब वो उन छोटे सौतेले भाई बहनों केदार, खुन्नू, लक्ष्मण और झुनिया, उन सब के लिए लकड़ी की गाड़ियां बनाता है, खुद उन्हें खींचता है। मुझे तो रघु का बर्ताव एक गाड़ी के शॉक एब्जॉर्बर जैसा लगा। शॉक एब्जॉर्बर, ये बहुत ही दिलचस्प उपमा है। हाँ ना, क्योंकि शॉक एब्जॉर्बर का काम सिर्फ दबना नहीं होता, वो सड़क के हर बड़े झटके की जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसे सोख लेता है, ताकि गाड़ी में बैठे लोगों को झटका ना लगा। हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ भी रघु वही कर रहा है। पन्ना के ताने, उसका शक, नफरत, वो सब खुद पर ले रहा है ताकि परिवार की गाड़ी चलती रहे। पर मेरी समझ में ये नहीं आता कि क्या इतनी ज्यादा क्षमाशीलता यथार्थ से भागने जैसा नहीं है? मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन इसे कायरता या यथार्थ से भागना कहना, मुझे लगता है हम उसके सबसे बड़े मानसिक बल को अनदेखा कर रहे हैं। वो कैसे? देखिए, रघु जो कर रहा है वो एक बहुत ही सोची समझी मनोवैज्ञानिक रणनीति है, भले ही वो अनजाने में कर रहा हो। स्रोत में वो हिस्सा याद है जहाँ बच्चों को दूध की जरूरत होती है? हाँ हाँ, वो अपनी सोने की मोहर बेचकर गाय लाता है, जो उसके पिता की इकलौती निशानी थी। बिल्कुल। तो क्या ये किसी कमजोर इंसान का कदम हो सकता है? उसने सिर्फ एक गाय नहीं खरीदी थी, उसने अपनी उस मोहर से पन्ना के अविश्वासी मन को हमेशा के लिए निरस्त्र कर दिया था। ये तो है, पर पन्ना जैसी पत्थर दिल औरत का इतनी जल्दी पिघल जाना, मतलब उसने तुरंत अपनी हंसूली, जो कि एक बहुत कीमती गहना है, वो रघु को देने की पेशकश कर दी। ये इतना आसान कैसे हो गया? क्योंकि सच्चा और निस्वार्थ त्याग जो होता है ना, वो अहंकार के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। पन्ना तो इस बात के लिए तैयार बैठी थी कि रघु उससे लड़ेगा, अपना अधिकार मांगेगा। और रघु ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। वही तो, जब रघु ने शब्दों के बजाय अपने कर्मों से ये साबित कर दिया कि वो मालिक नहीं बल्कि घर का संरक्षक है, तो पन्ना के बचाव का वो जो आवरण था वो पूरी तरह टूट गया। मतलब रघु ने उसे एक गहरे अपराध बोध से भर दिया। एकदम सही। और ये अपराध बोध किसी भी तर्क या लड़ाई से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। कमाल की बात है। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन टिकती नहीं है। बचपन की मासूमियत जब खत्म होती है और दुनियादारी घर में आती है तो सब बदल जाता है।
अब रघु 23 साल का हो चुका है। हाँ, और अब घर में प्रवेश होता है उसकी पत्नी मुलिया का, जो पन्ना की ही जिद पर लाई गई थी। और यहीं से एक एकदम नई विचारधारा का टकराव शुरू होता है। स्रोत के अनुसार मूलिया बहुत सुंदर है, लेकिन उसमें अहंकार कूट कूट कर भरा है। वो देखती है कि उसका पति अपने सौतेले भाई बहनों के लिए दिन रात खट रहा है। मुलिया दरअसल उस घर में एक बाहरी नजरिए को दिखाती है। जो चीज रघु के लिए उसका कर्तव्य है, मुलिया की नजरों में वो सीधे सीधे गुलामी है। सही कहा। मुझे तो मूलिया का आना एक सुचारू रूप से चल रहे कंप्यूटर सिस्टम में घुसे एक वायरस की तरह लगा। वायरस मतलब वो सिस्टम को तबाह कर रही थी। हाँ, देखिए, एक वायरस सिर्फ अंधाधुंध चीजें नहीं तोड़ता, वो सिस्टम के कोड में जो सबसे बड़ी कमजोरी होती है उसे खोजता है। मूलिया ने भी इस परिवार की सबसे बड़ी कमजोरी पकड़ ली, जो था खून के रिश्ते का ना होना। अच्छा, इस नजरिए से तो मैंने सोचा ही नहीं था। और उसी कमजोरी पर वार करके उसने पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्रैश करना शुरू कर दिया। वो दशहरे के मेले में बच्चों को जाने के लिए पैसे नहीं देती, तिजोरी की चाबी गुस्से में आंगन में फेंक देती है। हाँ, ये सब बहुत ही उग्र कदम थे उसके। और तो और वो खुलेआम घर के अलगोजे यानी बंटवारे की मांग करती है, रोटियां बनाना छोड़ देती है। मैं तो इसे किसी भी एंगल से व्यावहारिक नहीं मान सकता। ये व्यावहारिकता कम और क्रूरता ज्यादा लगती है मुझे। मैं समझती हूँ कि ये क्रूर लग सकता है, लेकिन अगर हम इसे सिर्फ क्रूरता का चश्मा लगाकर देखेंगे ना, तो हम मूल्या के मनोविज्ञान को मिस कर देंगे। तो फिर उसके दिमाग में चल क्या रहा था? उसके भीतर एक आदिम वृत्ति जाग गई थी, खुद को और अपने भविष्य को सुरक्षित रखने की भावना। एक नई नवेली पत्नी है वो देख रही है कि उसके पति की सारी ऊर्जा, सारा पैसा, उसकी सेहत एक ऐसे परिवार पर खर्च हो रही है जो जैविक रूप से उसका अपना है ही नहीं। तो मतलब उसके दिमाग की घंटी बज गई कि आगे क्या होगा। बिल्कुल, वो इस बात से डरी हुई थी कि जब रघु बूढ़ा और कमजोर हो जाएगा तो क्या ये सौतेले बच्चों से पूछेंगे, कहीं वो उसे घर से बाहर तो नहीं निकाल देंगे। ये डर तो एक तरह से वैलिड भी लग रहा है ना? वो पारिवारिक भलाई और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के बीच फंसी हुई है, और अक्सर ऐसे मामलों में इंसान का स्वार्थ ही जीतता है। उसकी नजर में रघु एक आदर्शवादी मूर्ख है। हाँ, मूलिया को लगता है कि अपना ही खून काम आता है। और ये कोई नई सोच नहीं है, ये सदियों पुरानी सामाजिक कंडीशनिंग है, जहां खून के रिश्ते को ही सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। और मूलिया की इसी जिद और असुरक्षा का नतीजा वो घटना होती है जिससे रघु सबसे ज्यादा खौफ खाता था। अलग्योजा। हाँ, बंटवारा। पन्ना रोज रोज के क्लेश से इतनी तंग आ जाती है कि वो खुद रघु से कहती है कि मूलिया की बात मान ले, और फिर आंगन में एक भौतिक दीवार खिंच जाती है। खेतों में मेड़े पड़ जाती हैं और एक ही घर में 2 चूल्हे जलने लगते हैं। ये कहानी का सबसे दुखद हिस्सा है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये बंटवारा सिर्फ ईंट पत्थरों का नहीं था। स्रोत में बताया गया है कि जिन बच्चों को रघु ने अपनी गोद में खिलाया था, वो तुरंत ही उसे पराया समझने लगे। मतलब दीवार आंगन में बनी थी, लेकिन वो रातों रात बच्चों के दिमाग में कैसे बन गई? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे अपने आसपास के माहौल को एक स्पंज की तरह सोखते हैं। जब घर में एक भौतिक रेखा खींच दी जाती है तो वो एक मनोवैज्ञानिक सीमा भी बन जाती है। तो बच्चों को लगने लगा कि अब भाई उनका हिस्सा नहीं है। हाँ, जब उन्होंने देखा कि अब भाई उनके लिए फैसले नहीं ले रहा, चूल्हे अलग हो गए हैं, तो उनके अंदर हम और वो की भावना पैदा हो गई। ये मानव स्वभाव की बहुत ही कड़वी सच्चाई है कि कैसे संस्थागत दूरियां बहुत जल्दी भावनात्मक दूरियों में बदल जाती हैं। सही कहा आपने। पर इस बंटवारे का सबसे भयानक असर तो रघु पर होता है। स्रोत के अनुसार उसे अब रोटियां भूसी जैसी लगने लगती हैं, खाना खाया नहीं जाता। उसे लगता है कि उसने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया है, जैसे मानो गो हत्या कर दी हो। वो मानसिक रूप से टूट चुका था। हाँ, वो गांव वालों से नजरें तक नहीं मिला पाता, और इसी चिंता, कड़े परिश्रम और दुख की वजह से उसे हमेशा बुखार रहने लगता है। समय से पहले बुढ़ापा आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब देखने में तो ये एक शारीरिक बीमारी लगती है, पर क्या सच में ऐसा ही था? मैं तो कहूंगी कि रघु की असली मौत उसी दिन हो गई थी जिस दिन आंगन बटा था। ये जो बीमारियां स्रोत में बताई गई हैं, ये तो बस उस मानसिक आघात के शारीरिक लक्षण थे। मतलब उसका विल पावर ही खत्म हो गया था। बिल्कुल। देखिए, हर इंसान के जीने का कोई केंद्र होता है। रघु की पूरी पहचान, उसका वजूद ही इस बात पर टिका था कि वो इस परिवार का संरक्षक है। वो पैदा ही उस बोझ को उठाने के लिए हुआ था। तो जब वो बोझ ही छिन गया तो उसकी जिंदा रहने की वजह ही खत्म हो गई। एकदम सही पकड़े आप। जिम्मेदारी छिनते ही उसकी मानसिक संरचना चरमरा गई। उसके लिए रिश्ते केवल खून के नहीं थे, बल्कि उस साझे संघर्ष के थे जो उसने अपने कंधों पर उठाया था।
जब वो सब खत्म हो गया तो रघु की जीने की इच्छा ही समाप्त हो गई। ये बहुत ही मार्मिक बात है। और फिर रघु की मृत्यु के साथ मुलिया को वो सब मिल जाता है जिसके लिए उसने इतना बड़ा संघर्ष किया था। घर, संपत्ति, खलिहान और उसकी मनचाही स्वतंत्रता। यहां आकर तो ऐसा लगता है कि स्वार्थ की अंतिम जीत हो गई है। देखने में ऐसा ही लगता है, लेकिन स्वतंत्रता का भी अपना एक अलग बोझ होता है ना? स्वतंत्रता और सुरक्षा में जमीन आसमान का अंतर है। हाँ, मुलिया को स्वतंत्रता तो मिल गई, पर उसने वो सुरक्षा तंत्र खो दिया जो रघु की मेहनत और परिवार की एकता से बना था। और ये सच्चाई बहुत जल्दी उसके सामने आ भी जाती है। बिल्कुल। स्रोत बताता है कि मुलिया खेतों में एकदम अकेली पड़ जाती है। सिंचाई के लिए मजदूर नहीं मिलते, फसल सूख रही है और उसके 2 छोटे बच्चे भी हैं। एक दृश्य है जहां वो खलिहान में काम कर रही है और अपने रोते हुए बच्चे को चुप नहीं करा पा रही। और तभी पन्ना वहां आती है। हाँ, पन्ना दौड़ कर आती है और बच्चे को संभालती है। और फिर पन्ना मुलिया को एक ऐसी बात बताती है जो बहुत गहरी है। वो बताती है कि बड़ा सौतेला भाई केदार रघु की मौत पर छुप छुप कर रोता है। वो रात के अंधेरे में रघु के खेतों में पानी देता है। मतलब वो रघु के एहसानों को भूला नहीं था। बिल्कुल नहीं। केदार मानता है कि अगर रघु ने उन्हें पाला न होता तो आज वे भीख मांग रहे होते। तो मुलिया की जो वो जीत थी वो यहां एक बहुत बड़े भ्रम की तरह टूटती हुई दिखती है। ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है। यहाँ मुलिया का पूरा वैचारिक ढांचा ढह जाता है। उसने जिस सिद्धांत पर बंटवारा करवाया था ना कि अपना ही खून काम आता है, वो यहाँ एकदम झूठा साबित होता है। और पन्ना का व्यवहार देखिए। उसने उस मुश्किल घड़ी में मुलिया को कोई ताना नहीं मारा। हाँ, न ही अलग्योजे का कोई उलाहना दिया। पन्ना का ये जो निस्वार्थ प्यार था, वो मुलिया के अहंकार पर किसी भी सजा से ज्यादा भारी पड़ता है। मतलब पन्ना ने वही किया जो बरसों पहले रघु ने उसके साथ किया था। बिना कुछ कहे, सिर्फ अपने कर्म से मुलिया का अहंकार तोड़ दिया। सही कहा। और पहली बार मुलिया की आत्मा खुद को इस बंटवारे के लिए धिक्कारती है। उसे एहसास होता है कि परिवार सिर्फ खून की शुद्धता से नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति करुणा और जिम्मेदारी से बनता है। यहां आकर लगता है कि ये कहानी एक बहुत ही रुला देने वाले मोड़ पे खत्म हो जाएगी, जहां मुलिया जीवन भर पछताती रहेगी, एक क्लासिक ट्रेजेडी की तरह। पर स्रोत हमें वहां नहीं छोड़ता। कहानी 5 साल आगे बढ़ती है। और वो 5 साल बाद का हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। हाँ, केदार अब घर का मालिक है, एक सक्षम नौजवान बन चुका है, लेकिन वो शादी करने से साफ मना कर देता है। उसके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि घर में औरत के आने से मिजाज बदल जाता है और घर टूट जाता है। ये केदार के दिमाग पर पड़ा एक बहुत गहरा ट्रॉमा है। उसने देखा है कि कैसे एक बाहरी व्यक्ति ने उसके परिवार के सबसे मजबूत स्तंभ को गिरा दिया था। तो वो अपने लिए नई मुसीबत नहीं चाहता। और यहीं पन्ना अपनी समझदारी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलती है। वो मुलिया से कहती है कि उसने केदार के लिए एक बहुत ही सुशील लड़की ढूंढ ली है। और मुलिया का रिएक्शन देखिए। हाँ, मुलिया जो अब पूरी तरह बदल चुकी है, वो खुशी खुशी उस लड़की को मनाने जाने की बात कहती है। लेकिन जब वो नाम पूछती है तो पन्ना क्या जवाब देती है? वो लड़की तू ही है। ये बहुत ही पावरफुल मोमेंट है। मतलब पन्ना सीधे मुलिया की ही शादी केदार से करवाने का प्रस्ताव रख देती है। एक विधवा का अपने देवर से विवाह। स्रोत बताता है कि यह सुनते ही मुलिया का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और मानो उसका 10 साल का खोया हुआ यौवन वापस लौट आता है। देखिए, ये सिर्फ एक भावुक करने वाला हैप्पी एंडिंग नहीं है। ये उस समय की एक बहुत ही जटिल सामाजिक और आर्थिक समस्या का एक बेहद प्रैक्टिकल समाधान है। इसे पढ़ते हुए मुझे जापानी कला किंसुगी की याद आ गई। हाँ? आपने सुना है इसके बारे में? हाँ, जिसमें टूटे हुए बर्तनों को सोने से जोड़ा जाता है। बिल्कुल। किंसुगी में जब कोई मिट्टी का बर्तन टूटता है तो उसे फेंकते नहीं हैं या किसी गोंद से छिपाते नहीं हैं। उन दरारों को सोने के तरल से भरते हैं। दर्शन यह है कि टूटना और फिर से जुड़ना उस बर्तन के इतिहास का एक हिस्सा है। वो सोना दरारों को छुपाता नहीं, बल्कि बर्तन को पहले से ज्यादा मजबूत और सुंदर बना देता है। पन्ना ने यहाँ बिल्कुल वही किंसुगी की है। ये उपमा यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। पन्ना ने दरारों को छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। उसने सीधे मुलिया के विधवापन और केदार के उस ट्रॉमा या डर का आमना सामना किया और दोनों को मिलाकर एक बेहतरीन समाधान बना दिया। और आर्थिक रूप से भी देखा जाए तो? हाँ, आर्थिक दृष्टिकोण से ये परिवार की संपत्ति को बंटने से बचाता है। मुलिया और उसके बच्चों को एक सुरक्षित भविष्य मिल जाता है।
और केदार को एक ऐसा जीवन साथी मिलता है जो परिवार टूटने का दर्द झेल चुकी है और अब वो गलती कभी नहीं दोहराएगी। ये क्षमा और व्यावहारिकता का एक अद्भुत संगम है। तो कुल मिलाकर इस विस्तृत चर्चा से ये साफ हो जाता है कि कैसे अहंकार और अपनी सुरक्षा की अंधी दौड़ दशकों के प्यार और मेहनत को एक झटके में तबाह कर सकती है, लेकिन साथ ही समझदारी, वक्त और निस्वार्थ प्रेम उन टूटे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक और भी मजबूत नींव बना सकते हैं। बिल्कुल, और हम ये भी कह सकते हैं कि रघु का वो मौन त्याग बेकार नहीं गया। वो उस परिवार के संस्कारों में एक अदृश्य गोंद की तरह हमेशा के लिए जिंदा रहा। क्या बात है, बहुत ही सुंदर विचार। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहेंगे। आज के आधुनिक समाज में हम देखते हैं कि स्वतंत्रता, स्पेस और प्राइवेसी के नाम पर आए दिन नए नए अलग्यौजे यानी बंटवारे हो रहे हैं। न्यूक्लियो फैमिलीज का चलन बढ़ गया है। बिल्कुल। तो इन एकल परिवारों की इस तेज दौड़ में हमें ये सोचना चाहिए कि क्या अनजाने में हम वो पारिवारिक सुरक्षा और साझे संघर्ष का संबल पीछे तो नहीं छोड़ रहे हैं, वो संबल जो किसी भी बड़ी मुसीबत में इंसान को पूरी तरह से बिखरने से बचाता था। ये सोचने वाली बात है कि जो दीवारें हमें शुरुआत में आज़ादी का एहसास कराती हैं, कहीं वो लंबे समय में हमें ज्यादा कमजोर और अकेला तो नहीं कर रही हैं। बिल्कुल। इसी गहरे सवाल और आज के इस वैचारिक सफर के साथ हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमारे इस गहरे विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इन विचारों पर अपने स्तर पर जरूर मंथन कीजिएगा।